नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज एक बार फिर से प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर। यूपी में योगी सरकार पर जब सुशासन का दावा करती है योगी सरकार, तब न्याय की आस में भटक रहे लोगों को विधानसभा के सामने आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होना पड़ जाता है। दरअसल शुक्रवार को लखनऊ विधानसभा के सामने उस समय हंगामा देखने को मिला जब एक परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। उन्नाव से आए पूरे परिवार ने यहां खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की और ये पीड़ित परिवार बेटी की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज था। हालांकि पुलिस बल ने सुरक्षा में सतर्कता बरतते हुए उन सभी को पकड़ लिया। उन्नाव पुलिस से संपर्क साधा गया और पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहीं विधानसभा के सामने आत्मदाह के मामले में सीओ पूर्वा संतोष ने कहा है कि आत्मदाह नहीं किया गया है। दो पक्षों में जमीनों का विवाद चल रहा था और इसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की तहरीर पर एनसीआर दर्ज की गई थी। प्रथम पक्ष से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास करने के दौरान परिवार नारेबाजी करता रहा। कड़ी धूप में भी वो वहां से हटने को तैयार नहीं था। अनीता जी, कैसे चोटें आई हैं आपके? हमें बहुत मारा गया है। मारा किसने है आपको? संकटा सिंह और मोहित। ये संकटा सिंह कौन है? ये गांव के ही है। अच्छा, क्या ये लोग सभी बाहुबली लोग हैं? हाँ, ये बाहुबली लोग हैं। ये सब विधायक के आदमी हैं। विधायक जी कौन है जी? ये अनिल सिंह विधायक है। अनिल सिंह जी विधायक हैं। इन्हीं के सब कार्यकर्ता हैं क्या? जी, ये कार्यकर्ता हैं। जमीन इन्हीं के संरक्षण में कब्जा की जा रही है आप लोगों की? संरक्षण में कब्जा की जा रही है। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने जब थाने पे दी तो विधायक जी का दबाव है क्या इसमें? जी, इसमें विधायक जी का दबाव है पूरा का पूरा। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई जी? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक हमले से न्याय न मिल पाने के चलते आज फिर से उन्नाव के मारामा थाना क्षेत्र से एक परिवार लखनऊ पहुंचा और विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। कहीं न कहीं उन्नाव के कई मामले लखनऊ पहुंच रहे हैं और आत्मदाह का प्रयास कर रहे हैं। हर बार आरोप यही रहता है कि प्रशासन से न्याय नहीं मिला और न्याय पाने की आस में वो लोग लखनऊ पहुंचे और आत्मदाह का प्रयास किया। ये बड़ा सवाल है जब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर लग रहा है कि न्याय नहीं मिला और यहाँ के लोग लखनऊ पहुँचे और आत्मदाह का प्रयास किया। इसके पहले भी सबीपुर थाना क्षेत्र से एक युवक लखनऊ पहुँचा था और उसने खुद को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसी तरीके से अगर बात करें तो आज फिर से मौरामा थाना क्षेत्र का एक परिवार लखनऊ पहुँचा और वहाँ उसने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि लखनऊ पुलिस ने यह प्रयास विफल किया और सभी को सकुशल थाने ले जाया गया। उन्नाव से अरुण अवस्थी। आखिर क्यों विधानसभा के बाहर लोग सुसाइड करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए पहुंच गए हैं, इसकी भी कई बड़ी वजह है। कुछ गांव के दबंगों से परेशान रहते हैं लोग, तो कुछ गांव के प्रशासन में अपनी गुहार लगाने पहुंचते हैं, पुलिस कर्मियों के पास अपनी तकलीफ को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं होती है। लगातार जब थक जाते हैं, पुलिस के चौखटों के चक्कर लगा के, प्रशासनों के चौखट के चक्कर लगाकर तब कदम उठाते हैं आत्मदाह का और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए विधानसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यही निकल के आया है, जो मजबूर होते हैं, जो परेशान होते हैं, वही लोग यहाँ पर पहुंचकर ऐसा कदम उठाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश में, राजधानी में लगातार बढ़ते विधानसभा के सामने आत्मदाह के मामले कब कम होंगे, कब प्रशासन उन पीड़ितों की सुनवाई करेगा जो अपनी गुहार को लेकर प्रशासन तक पहुंचते हैं। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो एक बार फिर से कोशिश आत्मदाह करने की, क्योंकि इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आया और इसीलिए आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। और ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे 2017 का जिक्र कर लें, 2018 का जिक्र कर लें, और तब से लेकर अब तक न जाने कितने मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जो इंसाफ की दरकार में लगातार लोग आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आता। और इसीलिए
लोग आत्मदाह करने को मजबूर हो जाते हैं। इस पूरे मामले में जो रेप की भी कोशिश की गई, हालांकि अब मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है और अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास, स्थायी चौकियां भी बनी हुई हैं, बावजूद इसके लगातार जो परिवार हैं वो आत्मदाह करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी न्याय मिलेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। उन्नाव से हमारे संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए भरत सेठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अरुण अवस्थी का रुख करेंगे, उससे पहले भरत सेठी का रुख कर लेते हैं क्योंकि विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर थी। भरत सेठी, आपके पास आएंगे, क्या था ये पूरा मामला और क्यों ऐसी नौबत आ पड़ी कि आत्मदाह करने की कोशिश, वो भी विधानसभा के बाहर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का विधानसभा, यहाँ पर लगातार लोग आत्मदाह करने के लिए पहुंचते हैं और लेकिन आखिर जो कारण सामने निकल के आता है वो यही आता है कि उनकी जो सुनवाई है वो उनके जिले में नहीं हुई। प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की, पुलिस के तमाम चक्कर लगाए, पुलिस के चौकियों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी सुनवाई वहां पर नहीं होती है। तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, कि वो विधानसभा पहुंचे, आत्मदाह करते हैं, तब भी उनको न्याय मिलता है, या प्रयास करते हैं आत्मदाह का तो उनकी जांच पड़ताल उनकी की जाती है कि जो उनको परेशान कर रहा है। जो ताजा मामला है राजधानी लखनऊ के आज विधानसभा का सामने का ही है, जहां पर उन्नाव का एक परिवार, लगभग 7 लोग से पीड़ित परिवार में बच्चों के साथ विधानसभा पहुंचे और अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ को डालने का प्रयास किया। विधानसभा के बाहर बात करें, तमाम जो पुलिसकर्मी एक्टिव मोड पर रहते हैं, उनकी ड्यूटी ही इसलिए लगाई आती है कि अगर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने आता है या अपने आप को आग लगाने के लिए आता है तो उनको रोका जाए। तो तमाम इंतजाम, इक्विपमेंट यहाँ पे रहते हैं, मॉडर्न बालू रखी रहती है कि उनको अगर आग लगाई जाती है तो बचाया जा सके, एक शॉल टाइप की रहती है, कंबल रहता है कि उसको कोई अगर कोई जलते हैं तो उनको बचाया जा सके, प्रयास किया जाता है। लेकिन जो आज मामला है उन्नाव का है, पूर्वा गांव का है, जहां पर पहले तो ये बात सामने आई थी कि जो दबंगों ने पीड़ित परिवार की बच्चियों के साथ छेड़खानी की, बलात्कार करने का प्रयास किया, उसके बाद उनको न्याय नहीं मिला और जब वहां पे उनको बचाने के लिए जो परिवार पहुंचा तो दबंगों ने उनके ऊपर भी लोहे की रॉड से और डंडों से हमला कर दिया। 3-4 नाम सामने आए हैं जिनको बताया गया है। बावजूद इसके अभी प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक बार उन्नाव का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं उन्नाव से, क्योंकि उन्नाव का ये पूरा मामला है। एक बार अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मामला जिस तरीके से पूरा सामने आ रहा है, जो दबंग है जिन्होंने रेप करने की भी कोशिश की, जब इस बात की शिकायत की गई प्रशासनिक स्तर पर तो इस पर टाल मटोल नजर आया प्रशासनिक स्तर पर। क्या है पूरी हकीकत? सोनी जी, पूरा मामला ये मौरावा थाना क्षेत्र का है, जहाँ का एक गांव है संदाना, उसका एक मजरा है स्वयंवर खेड़ा, यहाँ का ये मामला बताया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 7 तारीख को 2 परिवारों में विवाद हुआ, मारपीट हुई और दोनों परिवारों से महिलाएं थाने पहुंची और अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया। और प्रार्थना पत्र में चूंकि जमीनी विवाद का था और ये मामला पहले भी समाधान दिवस में भी पहुंचा था, लेकिन इस पर जिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी उस प्रशासन ने कार्रवाई न करके इसको ठंडे बस्ते में लंबे समय तक डाले रखा। और इसका ये हुआ कि दोनों परिवार आपस में भिड़ गए, मारपीट होती है, दोनों परिवार से 10 से 12 लोग घायल होते हैं, जिसमें कई महिलाएं होती हैं, महिलाओं की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया जाता है। और प्रशासन ने फिर एक बार चूंकि इस पूरे मामले को एनसीआर में दर्ज करके ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया, जिसके बाद आज एक परिवार स्वयंवर खेड़ा से सुबह निकलता है, लखनऊ पहुंचता है, वहां आत्मदाह का प्रयास करता है। कहा जा रहा है कि इस परिवार ने पहले भी आरोप लगाया, विधायक है, उनके ऊपर इनका आरोप था कि अनिल सिंह दूसरे पक्ष को बचा रहे हैं, उनका उत्पीड़न करा रहे हैं और इस तरीके के कई पहले भी आरोप अनिल सिंह पर लगे हैं। कुछ दिन पहले का ही अगर बात करूं तो इसी थाना क्षेत्र का एक परिवार है जिसमें एक अरुण, जैसा कि आपने कहा ये पूरा विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी दोनों ही पक्षों में और जमीनी विवाद का मसला निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन परिजनों के जो आरोप निकलकर सामने आए हैं कि रेप करने की कोशिश की गई इस नाबालिग से, इस तरीके का और इसी बात की शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए थे ये थाने।
बिल्कुल। अब चूंकि क्या न्याय ये पक्ष का आरोप मामला निराधार है? बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों पक्षों ने थाने में अपनी तहरीर दी थी, उसमें कहीं भी इस तरीके का कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया था। हाँ, जमीनी विवाद था, जो शयन का विवाद था, 5 बिस्वा का पट्टा बताया जा रहा है पीड़ित पक्ष के पास था, और जो दूसरा पक्ष है वो वहां पे अपना निर्माण कार्य करा रहा था, जिसको लेकर के कई बार दोनों पक्षों की तरफ से प्रार्थना पत्र भी पहुंचे थे। समाधान दिवस में पहुंचे तो जो डीएम और एसडीएम की अध्यक्षता में होते हैं, वहां तक ये प्रार्थना पत्र पहुंचे थे। उन प्रार्थना पत्रों पे समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला थाने पे पहुंचा और थाने में इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और जब मारपीट हो जाती है और एक पक्ष के कई लोग घायल हो जाते हैं और उनकी भी जब सुनवाई नहीं होती थाने पर, तब आज विधानसभा पहुंच जाते हैं, विधान भवन के सामने आपदा का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो थाना पुलिस की कार्यशैली है वो बिल्कुल एक बार फिर से प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे, भरत सेट्टी का रुख कर लेते हैं। भरत सेट्टी, अगर देखा जाए विधानसभा के बाहर अस्थायी चौकियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि इस तरीके का कोई घटनाक्रम सामने ना आ सके, लेकिन बावजूद इसके देखा गया है कि लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने आते रहते हैं, वो भी जब न्याय नहीं मिलने की उम्मीद नजर आती है। अब देखिए, बिल्कुल विधानसभा के बाहर तमाम चौकियां बनाई गई है, तमाम इक्विपमेंट्स वहां रखे गए हैं आग को बुझाने के लिए। आज यही जो पुलिस थी ये एक्टिव दिखी और जो एक पूरे परिवार में ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालने का प्रयास कर रहा था, उसको समय से रहते हुए बचा लिया। कई महिलाएं पुलिस भी यहाँ तैनात रहती हैं और कई जो पुलिस है जो यूपी विधानसभा के बाहर एक फैमिली ने आपदा करने की कोशिश। आपको दिखाना चाहेंगे हम यहाँ की तस्वीरें जो है, तमाम जो पुलिस कर्मी है यहाँ पर तैनात रहते हैं और इक्विपमेंट की बात करें, कंबल से लेकर कंबल भी है तो किस तरीके से उसको बचाया जा सके, और तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं कह सकते हैं एक बाल्टी में मोरंग भी रखी रहती है। और देखिए तमाम चौकियां बनी है, एक ये चौकी बनी है, एक पुलिसकर्मी सामने तैनात आपको दिख जाएंगे और एक चौकी सामने है, और दूसरी तरफ रोड की बात करें वहां पर भी पुलिसकर्मी लगातार तैनात रहते हैं। यही एक कारण है कि आज जिस महिला को, जिस पूरे परिवार को बचाया जा सका कि वो महिला ने अपने ऊपर जो पूरे परिवार को ज्वलनशील पदार्थ डाला था उससे बचाया गया। लेकिन भरत, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, सारी व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अमले की भी मौजूदगी रहती है, लेकिन जब घटना घटती है उसके बाद बचाने का प्रयास किया गया, क्या उससे पहले रोकने के लिए, समझाने के लिए प्रशासनिक अमले की क्या कुछ कवायद रही? इस बारे में कुछ बातचीत करने की कोशिश की आपने? देखिए, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत करी, उन्होंने कहा कि जैसे ये पहुंचे, जैसे पूरा कई परिवार के लोग पहुंचे, उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी उनको दिखी, उसके बाद उन्होंने तुरंत उनको रोकने का प्रयास किया। देखिए सबसे बड़ा अनम्यूट करिएगा जी। जो प्रॉब्लम जो है वो वहीं पे शॉर्ट आउट होना चाहिए कि प्रशासन या पुलिस प्रशासन को वहीं शॉर्ट आउट कर देना चाहिए। जिस तरीके का एप्लीकेशन आज लखनऊ में दिखाई गई है, मीडिया को भी बताया गया कि उनकी जो बेटी के साथ बलात्कार का कोशिश की गई, उसके बाद जब बेटी की चिल्लाने की आवाज आई तब वहां पे जो परिवार के लोग पहुंचे और परिवार पर भी लोहे की रॉड से तमाम चीजों हमला किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचकर गुहार लगाना, विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास करना, ये प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन की लापरवाही जरूर उजागर कर रहा है, जो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिस कारणवश अपनी गुहार लगाने के लिए विधानसभा राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार प्रयास और जो व्यवस्थाएं हैं विधानसभा के बाहर, जैसा कि हमारे संवाददाता ने जो जानकारी साझा की, चौकियां हैं स्थायी रूप से, ऐसी कोई भी घटना सामने आती है तो उससे निपटने के लिए इंतजामात हैं व्यापक। बावजूद इसके आपने देखा होगा कि कई बार आत्मदाह करने की कोशिश सिर्फ इसलिए क्योंकि न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और एक बार फिर से जनहित में इस मुद्दे को उठाया गया है कि प्रशासनिक स्तर पर कितनी लापरवाही बरती जाती है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे जी हैं, सपा नेता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भरत सेट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अरविंद जयतिलक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक पांडे जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए तो अब प्रशासनिक स्तर पर जो कार्यशैली प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रही है, घटनाक्रम मुद्दा कोई भी रहा हो, चाहे वो रेप से जुड़ा हुआ मामला हो या जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला हो, और लेकिन जो प्रशासनिक कार्यशैली है
वो सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है, कटघरे में खड़ी हो जाती है और अपने आप इस बात का जिक्र हो जाता है कि ना बेचारों के लिए ना हकदारों के लिए इस देश का कानून तो है, लेकिन बस हत्यारों के लिए। देखिए, पहले तो मैं आपके पूरे मंच को अनुमोदन के साथ प्रणाम करूंगा और आपने बहुत ही ज्वलंत और गंभीर विषय उठाया है। ये विषय जो है ये एक आम जनमानस के दुख और दर्द का कहीं ना कहीं प्रतीक है, जिसको कि ये सरकार कहीं से भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कई बार इस पटल पे ये मुद्दा उठाया है कि प्रशासनिक अमले पे मॉनिटरिंग ना होना इस योगी सरकार के जंगल राज्य की विफलता और जंगल राज्य में तब्दील होने का सबसे बड़ा कारण है। आपको याद होगा कि जमीन का प्रकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय व्यवस्था और दुर्व्यवस्थाओं का प्रकरण हो, सबसे पहले इन्होंने एक सीएम पोर्टल पे जो आईजीआरएस की एक प्रक्रिया शुरू की थी, जिससे सामान्य व्यक्ति को भी न्याय मिलने की उम्मीद जगी थी। उसमें इन्होंने 73 अधिकारियों को, जिसमें कि डीएम लेवल के भी लोग शामिल है, आईपीएस लेवल के लोग शामिल है, उनको नोटिस जारी की थी। सबसे बड़ी समस्या क्या योगी सरकार के साथ है? कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करती है। अधिकारियों पे कार्रवाई करने की क्षमता योगी सरकार में बिल्कुल निष्क्रिय है, न के बराबर है। उन 73 अधिकारियों पे जिनको गलत आईजीआरएस रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए और पीड़ित को अति पीड़ित करने के लिए नोटिस जारी की गई थी, क्या आपको लगता है कि कोई एक रिपोर्ट भी सामने आई, किसी एक पे भी कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई या किसी एक के ऊपर भी कोई समीक्षा करके उस पर निर्देशित किया गया? नहीं, वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। इसी तरह इनकी कई एसआईटी इस तरह की प्रकरण में जांच के लिए बनाई जाती हैं। 500 से अधिक एसआईटी योगी सरकार बना चुकी, लेकिन आज तक एक भी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। दूसरी बात पे आता हूँ, अब ये जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये कांड हुआ है, जो आज ये आत्मदाह का प्रयास हुआ है, इससे पहले भी आपको याद होगा ऐसे 4-5 प्रकरण आत्मदाह करने के प्रयास से संबंधित आपके उन्नाव के परिवार के या आपके रायबरेली के परिवार के लोग पहले भी प्रयास कर चुके हैं। मुद्दा क्या होता है? जनरली आमतौर पे ऐसे मामलों में मुद्दा जो देखा गया वो लगभग समान जैसा होता है, वो होता है जमीन पे कब्जा करने को लेकर। बिल्कुल भाई, आपके रसूखदार, आपके नेता, आपके मंत्री, आपके क्षेत्रीय सांसद, विधायक जो कि आम जनमानस की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे कभी बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए, अगर सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने वालों की बात की जाए, उनका नाम कहीं भी दिखाई देगा तो बुलडोजर लेकर। बिल्कुल, कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है इसकी बानगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आते हैं सर जी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र तिवारी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, अनिल शुक्ला आवारसी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे। देखा जाए, हालांकि हमारे जो संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूरा प्रकरण साझा किया है। एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अरुण अवस्थी का। अरुण, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो यहाँ पर पीड़ित परिवार से कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जो मारपीट का शिकार हुए, ऐसी भी खबर सामने आई। तरीके से विवाद हुआ था गांव में, उसके बाद दोनों पक्षों से जो एफआईआर तक पहुंचा और एफआईआर जो एनसीआर में दर्ज हुआ मामला, उसमें 10 लोगों को घायल बताया गया है। हालांकि कुछ ऐसे भी घायल थे जो मामूली घायल थे, जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, उनको इसमें जोड़ा नहीं गया है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो जब स्थानीय प्रशासन से न्याय नहीं पाता है और जिला प्रशासनिक अधिकारी जो समाधान दिवस में पहुंचते हैं और वहां उसके प्रार्थना पत्र पे जब कार्रवाई नहीं होती और दूसरा पक्ष जो निर्माण कार्य करने लगता है उसको जब वो रोकने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जो मारपीट होती है उसमें कई लोग घायल होते हैं। और घायलों का इलाज तो छोड़िए, उनको जब न्याय नहीं मिलता है, न्याय की बात छोड़िए, जब उनको इलाज भी नहीं मिलता है, तब वो आज पहुंच जाते हैं, राजधानी पहुंचते हैं, वहां विधानसभा के सामने पहुंचते हैं और न्याय न मिलने पर एक तरीके की नाराजगी में वो आत्मदाह का प्रयास करते हैं। हालांकि उनको बचा लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, जिसमें पुलिस भी शामिल है और प्रशासन भी शामिल है, जिससे प्रशासन में जो एसडीएम होते हैं, जो संविधान दिवस में बैठते हैं, उनके पास एक फरियादी न्याय लेके पहुंचता है और उसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन के द्वारा भी नहीं हुई, पुलिस के द्वारा नहीं हुई, बल्कि उनको मारा पीटा गया जो पीड़ित पक्ष था। और मारने पीटने के बाद जब कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई नहीं हुई। जब आज एक वो लोग लखनऊ पहुंच जाते हैं, प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई और इसी के चलते ये परिवार आत्मदाह करने का प्रयास किया गया विधानसभा के बाहर। शैलेंद्र तिवारी जी, आपका रुख करेंगे। कानून व्यवस्था की
जो बानगी नजर आ रही है, क्या लगता है कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, प्रशासनिक अमला जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है? क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? ने एक अपना औरा बनाया, उस औरे में उन्होंने कानून व्यवस्था को बताने का, कानून व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था ठीक है, ये बताने का एक ट्रेंड चलाया और उस ट्रेंड में कानून व्यवस्था अच्छी है। क्योंकि जमीन के कानून व्यवस्था किस तरह से कोर्ट के अंदर अभी तक कोर्ट तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी ऐसी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी कोई जगह एक ऐसी चुनी जाए, बताई जाए जहां पर कोई भी चीज किसी भी दृष्टिकोण से सुरक्षित हो। मुझे नहीं लगता है कहीं भी सुरक्षित है कानून व्यवस्था। महिलाओं की चैन खिंच जाती है, उसका मुकदमा नहीं निपटा है। आप बता रहे हो कि हमने जो भी बना दी है वहां पर हम जो है जो आत्महत्या करने आते हैं उनको रोकेंगे, उनको जो है बचाएंगे। अरे तो भाई आत्महत्या करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं उनको क्यों नहीं सजा दी जा रही है? जिनकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? पकड़ा इन्हें क्यों जा रहा है जो आत्महत्या करने आ रहे हैं? पहली बार आत्महत्या करना कानूनी अपराध है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है शैलेंद्र जी, आपके पास लौटेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार जी। हेलो जी प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि कानून व्यवस्था पर आप बहुत दिनों से दिखाई जा रही है, लेकिन एक चीज सोचने की है, कानून व्यवस्था जो है हर चैनल पर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये दिखाया जाता है कि योगी जी के कारण जो कानून व्यवस्था यूपी में है वो दूसरे प्रदेश में लागू करे। कितनी शर्म की चीज है, इस चीज को बारी बारी उजागर किया जाता है, वो भी हमारे नेताओं द्वारा, माननीय लोगों द्वारा। कितनी शर्म की चीज है। अपराधियों में जो खौफ खत्म हुआ है वो इसी कारण से हुआ है, इसी कारण से कि जब उनको मालूम है कि हमारे माननीय लोग ये बोलते हैं कि अपराध खत्म हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यूपी 1 नंबर में आ गया, तो इसको उल्टा 1 नंबर में करेंगे हर चीज में यहाँ पे अब अपराधी। क्योंकि जो हमारे माननीय है वो 100 आदमियों को अपने साथ रखते हैं सुरक्षा के लिए। मैं बोलता हूँ कि एक बार योगी जी सड़क पर जाके ये दिखाए कि उनको जनता कितना प्यार करती है, या हमारे पीएम साहब ये दिखाए जाके जनता उनको कितना प्यार करती है। लेकिन जनता को, उसी जनता को इंसाफ नहीं मिल पाता और इंसाफ न मिल पाने के चलते आत्मदाह को मजबूर हो जाती है वही जनता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज का जो प्रशासनिक रवैया है, जो कार्यशैली है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों शिकायत दर्ज नहीं की जाती है और आखिर क्यों न्याय नहीं मिल पाता है। लगातार प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर हम जनहित में मसला उठा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों की राय भी इस मुद्दे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे। विवेक पांडे जी, अगर देखा जाए, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपके पास आएंगे सर। देखा जाए जो प्रशासनिक कार्रवाई है, हर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं। आज जो ये मसला सामने आ रहा है उन्नाव का, विधानसभा के बाहर न्याय न मिल पाने की वजह से आत्मदाह करने की कोशिश, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सोनी जी, इस पूरे प्रकरण के 2-3 आयाम हैं और उसका जो मुख्य बिंदु यह है कि स्थानीय स्तर पर अगर न्याय मिल जाता तो मुझे नहीं लगता कि जो परिजन है अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ जो है विधानसभा के सामने आकर के आत्मदाह करने की स्थिति बनती। आमतौर पे आप देखेंगे कि तो स्थानीय स्तर पर ही पुलिस प्रशासन अगर मामलों को सुलझा ले तो 80% मामले जो है अपने आप खत्म हो जाते हैं। एक बिंदु तो यह है। दूसरी चीज, जो विधायक की भूमिका खुल करके जो सामने आ रही है, जिसका काम जो जनप्रतिनिधि होता है अपने लोगों का कल्याण करना होता है, लोगों को न्याय दिलाना होता है, अगर वही व्यक्ति जो है किसी एक पक्ष का पक्षधरता करने पर उतारू हो जाए तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरा पक्ष है वह उसकी दबंगई बढ़ जाती है, उसकी गुंडागर्दी बढ़ जाती है, हमलावर हो जाता है, किसी भी हद तक उतरने को तैयार हो जाता है। यह मामला कुछ इसी तरह दिखा। अब एक सवाल और उठता है कि चूंकि लखनऊ में अच्छी बात रही कि वो आत्मदाह करने से बचा लिया गया, लेकिन जब यहाँ पे एक रेप का मामला उठ रहा है कि वह जो रेप काबू का प्रयास किया, लेकिन आपके रिपोर्टर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नहीं, वहां पर जो है
जो एप्लीकेशन दिए गए हैं उसमें कोई रेप का जिक्र नहीं है। अब जी। ये सवाल उठता है कि क्या इन दोनों में इतना अंतर क्यों है? क्या यह माना जाए कि ये परिजन जो है झूठ बोल रहे हैं, या यह माना जाए कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है जो है रेप वाले मसले को वह स्वीकार नहीं किया, वह एप्लीकेशन में वह दर्ज नहीं होने दिया? क्या वह विधायक की दबंगई थी? इसके कई विविध पक्ष हो गए जो कि जांच के दायरे में है। लेकिन जो चीज स्पष्ट है उससे साफ जाहिर होता है कि अगर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी दिखाया होता, न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा होता, तो आज यह स्थिति नहीं बनती। और अभी तक जितने भी आत्मदाह हुए हैं, चाहे सपा सरकार, बसपा में आप और किसी भी पार्टी के भाजपा में, स्वाभाविक रूप से स्थानीय स्तर पर यह जो है नाकामी जो पुलिस प्रशासन का है उसी के कारण ऐसा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि किसी भी सरकार की देखिए मंशा यह नहीं होती है कि कोई भी राज्य का नागरिक आकर के विधानसभा के सामने आत्मदाह करे। निसंदेह इसी पुलिस प्रशासन के जरिए सभी सरकारें जो है काम करती है। लेकिन हाँ, यह सवाल तो बनता ही है, ये जवाबदेही जिम्मेदारी तो तय होगी ना कि आखिर ऐसी स्थिति बार बार क्यों आ रही है कि हर 2 महीने 4 महीने पे जो है कुछ कभी पूर्वांचल से, कभी बुंदेलखंड से, कहीं और से लोग आकर के आत्मदाह करते देखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और वैसे लोगों के जो स्थानीय पुलिस है उनके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में जो बाकी जो राज्य के जो पुलिस संस्थान है उनको भी ऐसा लगे कि नहीं, हम भी अगर कहीं गलती करते हैं या पक्षधरता लेते हैं या न्याय की प्रक्रिया को भंग करते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो हाई कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी का जो हेड है उसको जो है पुलिस प्रशासन को गंभीरता से इस चीज को लेनी चाहिए। बिल्कुल। विवेक जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए कानूनी प्रक्रिया जो है वो इतनी लंबी कर दी जाती है कि लोग न्याय की आस में दम तोड़ देते हैं। अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो रेप से जुड़े हुए मामले हैं, रेप से जुड़े हुए मामलों में तो अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और कोई भी आपराधिक मामला हो, अक्सर जो प्रशासनिक स्थानीय प्रशासन की भूमिका है वो संदिग्ध नजर आती है, जैसा कि इसी मामले को लेकर देखा जाए। अब जैसे हालांकि इस बात की पुष्टि अभी करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों होता है कि सत्ता किसी की भी हो, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है या सांसद है या कोई भी विधायक है, अगर उसका समर्थन है उस पार्टी को, तो प्रशासनिक स्तर पर जाकर उसे पूरा बेनिफिट उसे मिल जाता है? ऐसा क्यों? इसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है अयोध्या का सनबीम स्कूल का प्रकरण। आप देखिए उसमें किस तरीके से 2 मुख्य आरोपियों के ऊपर आरोप पत्र ही तय नहीं किए गए कोर्ट में। उससे भी बड़ी बात है, पूरे प्रकरण को घुमा दिया। अब सनबीम में जो पुलिस पहले कह रही थी कि बलात्कार हुआ, अब देखिए वहां पे बलात्कार का नामो निशान नहीं। अब ये हुआ कि मानसिक स्थिति ही बच्ची की ठीक नहीं थी, इसलिए उसने स्कूल से आत्महत्या की। फोन करके बुलाया गया, वहां उसके साथ क्या घटना घटी, प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया, इन बातों पे बात ही नहीं हो रही है। तो यही कारण है कि जो रसूखदार लोग होते हैं वो प्रशासनिक अमले की सहायता से किस तरीके से साफ बच के निकल रहे हैं, और इसको योगी जी बताते हैं उत्तम कानून व्यवस्था। कारण यह है कि जो खुद आपराधिक मानसिकता से पोषित रहा हो, जिन लोगों ने खुद अपने ऊपर के आपराधिक मामले वापस लिए हो, अगर वो सत्ता में है तो उनको लगता है कि मामलों को कानून के साथ खिलवाड़ करना ही एक अच्छे सुशासन का परिचय है। उत्तर प्रदेश में कार्यकारी डीजीपी का होना, उत्तर प्रदेश में कार्यकारी डीजीपी इसीलिए नियुक्त किया गया है ताकि किसी की जिम्मेदारी तय रखी जा सके। विगत पिछले सप्ताह में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग मुझे लगता है जघन्य तरीके से 10 से अधिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई। लेकिन क्या एक सरकार इसको मानने के लिए तैयार है कि ये सुशासन नहीं है, ये राम राज्य नहीं है? नहीं, इसका हवाला दिया जाता है कि हमने तो आरोपी को पकड़ लिया। घटना घटने के बाद अगर आप आरोपी को पकड़ते हैं वो एक अच्छी कानून व्यवस्था नहीं मानी जाती। हत्या होने के बाद अगर आप किसी को पकड़ते हैं वो एक अच्छी कानून व्यवस्था नहीं मानी जाती। घटना घटित होने के पहले अपराधी को पकड़ना, अपराध को रोकना एक उत्तम कानून व्यवस्था का उदाहरण है, जिससे योगी जी अभी कोसों दूर है। मुझे लगता नहीं कि उनकी नीयत और नियति उत्तर प्रदेश के आम जनमानस, गरीब तबके के लिए सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की कहीं से भी दिखाई देती है। उसका कारण है, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, आईजीआरएस के प्रकरण में 73 अधिकारियों के ऊपर इन्होंने नोटिस जारी की थी और उसकी बड़ी वाहवाही लूटी थी। लेकिन क्या कार्रवाई की गई, किस अधिकारी की समीक्षा की गई, किस अधिकारी पे पूरा निर्देशित किया गया, दंडात्मक कार्रवाई, कुछ नहीं पता। 500 से अधिक एसआईटी इनकी खाना पूर्ति है। जब ये देखते हैं कि छवि यहाँ पे डैमेज होगी, वहां एसआईटी गठित हो जाती है। लेकिन यूपीएसआई 2021 की स्कैम भर्ती, जिसमें कि इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए कि 9000 से अधिक पदों पे भर्तियां बेची गई, वहां एसआईटी की बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें इनके भाजपा के तार जो है लोक भवन तक जुड़े हुए हैं।
तो मुझे लगता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। इनके सांसद, विधायक, मंत्री खुद जमीन कब्जा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मंत्री 72 प्लॉट अपने नाम पे करवा लेते हैं जो आवंटन के लिए थे। तो मुझे लगता है कि योगी जी निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहे हैं और परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। और बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां बीजेपी समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर। तो ये राजनीतिकरण जो हो रहा है, होते तो ये परिवार आत्मदाह करने के लिए आज विधान भवन क्यों पहुंचा? बिल्कुल, कानून व्यवस्था आज कटघरे में है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। अरुण अवस्थी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता उन्नाव से जुड़े हुए हैं। अरुण, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो क्या स्थानीय प्रशासन ने दबंगों को बचाने की कोशिश की? क्यों शिकायत दर्ज नहीं की गई? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं था और पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाले हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से आरोप है पीड़ित परिवार का कि उसने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, वहां से न्याय नहीं मिला, पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, वहां से न्याय नहीं मिला, उल्टे उसके ऊपर हमला कर दिया गया और जो हमलावर थे उन पर भी कार्रवाई नहीं की गई। और पुलिस ने जब बयान दिया तो ये बताया कि एनसीआर दर्ज है। चूंकि एनसीआर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, सबको पता है। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि जो पीड़ित परिवार है, जब देखा उसने कि कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ सिर्फ प्रताड़ना ही मिलनी है, उसके बाद वो विधानसभा पहुंच जाता है और वहां जान देने का प्रयास करता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं उसको जो मनोबल था वो टूट चुका था, उसको लग गया था कि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। और क्योंकि जितनी भी चौखट थी, चाहे वो प्रशासनिक चौखट हो, चाहे वो पुलिस की चौखट हो, चाहे वो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, उनके तक भी पहुंचा। और लास्ट में उसने जनप्रतिनिधियों पे आरोप भी लगाया, जो स्थानीय विधायक उन पर आरोप है कि जो दूसरा पक्ष है उसको विधायक जी का समर्थन है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि जब यह सवाल हमने स्थानीय प्रशासन से पूछा तो उनका साफ रूप से कहना था कि हमने आज एक गिरफ्तारी की है, एक कल शाम को गिरफ्तारी की थी और हम अभी लोगों को जेल भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन को कार्रवाई समय रहते कर देना चाहिए था, वो कार्रवाई प्रशासन घटना घटित होने के बाद और परिवार के आत्मदाह करने के प्रयास के बाद कर रहा है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन पे खड़ा होता है और प्रशासन इस सवालिया निशान का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हाँ, प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है घटना के बाद एक नटाया बयान जरूर दे रहे हैं कि इसमें एनसीआर दर्ज थी, इसमें गिरफ्तारी की जा रही है, गिरफ्तार हो गए हैं, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन उस समय के बाद आ रहे हैं जब पीड़ित पक्ष लखनऊ पहुंच जाता है, उनको रोकने का प्रयास नहीं होता है, उनको समझाने का प्रयास नहीं होता है, उनको न्याय देने का प्रयास नहीं होता है। तो ये कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन जिस कार्रवाई को समय रहते कर देना चाहिए तो वो समय रहते नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, शैलेंद्र तिवारी जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है और न्याय की आस में लोग आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, ये दावे कहाँ नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं और ये कहा जा सकता है कि कानून अंधा हो चुका है और इसमें क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए सोनी जी, आपने भी एक बात कही कि न्याय बड़ा स्लो हो रहा है। अभी मैंने इधर देखा कि कई अपराधियों को फांसी की सजा हुई। आप बताइए, क्या आपने देखा इधर सुना सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर यहाँ तक किसी बलात्कारी को इधर जल्दी से सजा मिली? मौत की या फांसी की या उम्र कैद की कोई सजा मिली? देखिए, जब तक न्याय होता हुआ दिखेगा नहीं तब तक आम जनमानस को कानून व्यवस्था पर कभी भी विश्वास नहीं होगा। चेन स्नैचिंग होती है, एक साइकिल चोरी होती है, मुकदमा लिखा नहीं जाता है, सूचना तक नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि थानेदार जो है वो साइकिल की व्यवस्था कराने की बात कर देता है लेकिन मुकदमा नहीं लिखता है। जिस दिन इन सब चीजों पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी उस दिन माना जाएगा कि उत्तम व्यवस्था है। तमाम तरह के दर्शक भी, एक दर्शक बोल रहे थे कि कानून व्यवस्था को योगी जी ने दूसरे प्रदेशों में उदाहरण दिया जाता है। अरे दूसरे प्रदेशों में चैनल द्वारा बोला जाता है। दूसरे प्रदेश में हमको किसी से नहीं सीखना है। हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश की कोर्ट के अंदर दूसरी के अंदर गोली चलती है, हत्या की जाती है, हत्यारा वो भी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई, जस्टिस न्याय होता हुआ दिखाना, न्यायिक प्रक्रिया से मरे ना, लंबा वक्त लगा। अगर ये सब चीजें नहीं होनी है तो क्यों जज को तनख्वाह दे रहे हैं, क्यों वकील को तनख्वाह दे रहे हैं, क्यों वकालत हो रही है, क्यों अदालत हो रही है? सब बंद कर दिया जाए,
सीधे सीधे कबीले की व्यवस्था बना दी जाए और कबीले के साथ काम किया जाए। कबीले में ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग मान लेंगे कि इस कबीले में हम हैं, हम इस कबीले के सरदार के साथ हैं, वो उस कबीले के सरदार के साथ हैं। हम वापस जो है चले जाएंगे पुरानी जो है हड़प्पाई खुदाई की तरफ। हमको तो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं आधुनिकता की और एक तरफ हम काम कर रहे हैं जो है वो कबीलों के सरदार की तरह। देखिए, कानून व्यवस्था अपने आप में एक बहुत उचित व्यवस्था है। संविधान अपने आप में उचित व्यवस्था बनाई गई, कई वर्ष लगे। संविधान की मूल कॉपी ऐसे नहीं 13 किलो की थी, उसमें कुछ का था, उसमें भरोसा कैसे करेंगे लोग? आपके पास आएंगे अरविंद जी। लोग कानून व्यवस्था पर भरोसा कैसे करेंगे जब इस तरीके के वाकये सामने आएंगे? जब अगर एक पीड़ित अपनी बात को लेकर मामले की तहरीर देने के लिए थाने पहुंचता है, क्योंकि मुझे लगता है समाज में कोई भी आम हो या खास नॉर्मल तरीके से कोई भी कोर्ट कचहरी और पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं समझता जब तक कि कोई ऐसी विपत्ति या कोई ऐसा मामला ना आया हो। अगर जाया जाता है, तहरीर दी जाती है थाने में, तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर। लेकिन अगर ऐसा रवैया प्रशासनिक स्तर पर नजर आता है तो कैसे, क्या सजा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? सोनी जी, देखिए, 2-3 बातों को समझना होगा। केवल आलोचना मात्र से मुझे नहीं लगता है कि कुछ तथ्यात्मक चीजें भी आनी चाहिए। अभी मैं 2021 का 2022 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ एनसीआरबी का मैं देख रहा था, और हर सरकारों में एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है। मैं उसका भी जिक्र आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा। तो अभी मैंने देखा 7716 महिलाओं के खिलाफ अपराध जो लोग किए उनको सजा दिलाई है इस सरकार ने। और पूरे भारत में जो आपका क्राइम का रेट है लगभग 4.8% है, यूपी का 2.6 है, और 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक जो है 23वें स्थान पर है। पहली चीज ये देखिए, ये डाटा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो शासन प्रशासन है इकबाल से चलता है, नैरेटिव से चलता है, तो वो भी दर्शाना होगा, जैसे आदरणीय पांडे जी कह रहे थे, वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप जो है स्थानीय स्तर पे, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे आपके बाकी जो विभाग हैं, उनके नकेल को आप कसिए, कुछ इस तरह के जो है व्यवस्था बनाइए ताकि उनमें जो है अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से जो है अपराधियों का जो हौसला है बुलंद होगा। दूसरी चीज, जहां तक न्यायालय में अभी आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे, सही कह रहे थे, बिल्कुल जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किसी एक सरकार में नहीं हुआ है। आप देख, तब आप सपा सरकार में किस तरह विक्की त्यागी का इस तरह से न्यायालय में गोली मार करके हत्या कर दी गई, भाजपा में आप देख ही रही हैं, उसके पहले के भी कई ऐसे कांड हो चुके हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीजें जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ जाती है। पहले दूसरी चीज देखिए, मुझे याद है कि बसपा का जब शासन था, मायावती जी जो है अपने ही एक सांसद को जो है बुला करके अपने दरवाजे पर गिरफ्तार करके उन्होंने साफ संदेश दे दिया था कि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर कोई भी जो है कानून के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ जो है कानून काम करेगा। पहली चीज, अभी आपने देखा ना, इसी सरकार में जो है कन्नौज के सांसद के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है, अपने ही सांसद, भाजपा के अपने ही सांसद। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश में जो कानून का राज खत्म हो गया, जंगल राज स्थापित हो गया। हाँ, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को मानते हैं अरविंद जी कि आपराधिक ग्राफ बढ़ा है? देखिए, अगर पैरामीटर अगर हम लोग माने एनसीआरबी को, चाहे गृह मंत्रालय को, चाहे स्टेट का, तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो अब भाई मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई और दूसरा आंकड़ा नहीं है, या और किसी के पास कोई दूसरा आंकड़ा हो तो बता सकता है। उस हिसाब से अपराध जो है घटा है। अगर आप 2016 का देखेंगे, हाँ, मैं उसी की बात करूंगा ना, क्योंकि दूसरा तो हम लोग के पास है नहीं। अब सपा के प्रवक्ता आदरणीय पांडे जी बैठे हैं, 2016 जो 17 में जो प्रकाशित हुआ उसकी रिपोर्ट को देखिए तो प्रत्येक दिन जो है 24 रेप होते थे, 21 अटेम्प्ट रेप होते थे, 13 मर्डर होते थे, 33 किडनैपिंग होती थी। वो एनसीआरबी का आंकड़ा है, आप उसको भी देखिए। ठीक है, कागजी आंकड़ों के आधार पर अगर कहा जाए, तुलना की जाए तो कम होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आंकड़ों पर ना जाकर अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो अपराध का ग्राफ मुझे नहीं लगता कि पहले से कुछ कम हुआ है, बल्कि और बढ़ता नजर आ रहा है। आपके पास आएंगे विवेक जी, क्या वाकई ये अपराध का ग्राफ कम हुआ है? देखिए, अपराध के ग्राफों की बात जहां तक है, एक दिन आप इस पे परिचर्चा रख लीजिएगा, मैं सारे आंकड़े आपको दे दूंगा। योगी सरकार जब आई 112 बलात्कार प्रतिदिन के हिसाब से एनसीआरबी ने नोट किए हैं। दूसरी बात,
कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। कमिश्नरी प्रणाली लागू होते ही आज एक और खबर आ गई, कानपुर पुलिस जो कलंकपुर मैं कहता हूं कि नामकरण कर देना चाहिए, औरैया में एसएचओ दरोगा ने 50 किलो चांदी लूट ली सीधे। मणिलाल पाटीदार याद होगा, 1 साल के बाद सरेंडर करवाया गया उसको वसूली के उस मामले में जिसमें की हत्या हो गई थी। मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है कि कानपुर पुलिस की बात नहीं है, यहाँ पे किसी एक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात ये हो रही है कि यहाँ पे पूरा वसूली गैंग सक्रिय है अधिकारियों का, और इस वसूली गैंग के नेतृत्वकर्ता संरक्षक कौन है भाई? गृह विभाग। गृह विभाग किसके अधीन है? मॉनिटरिंग ही नहीं है, मॉनिटरिंग ही नहीं है। जो कागज पे दिखा देते हैं अधिकारी वही सुशासन है, जो कागज पे बता देते हैं वही रामराज्य है। मुझे लगता है कि जब आप सत्यता से दूर जाते हैं तो घटनाओं से आप आंखें मूंद लेते हैं, और माफ कीजिएगा गोवंशों से लेकर के आप किसी भी तरह की घटना की बात कर रही है। ये वो सरकार है जहां पे अपराधियों को घोषित किया जाता है। एनसीआरबी का छोड़ दीजिए, मैं एनसीआरबी पे भी बात करूंगा, लेकिन एडीआर इलेक्शन बॉर्ड की रिपोर्ट थी कि पहले कार्यकाल में 143 दागी विधायक इनके सदन के 114 दागी विधायक इनके सदन का हिस्सा थे। इस सरकार में भी 143 इनके दागी विधायक सदन का हिस्सा है, जिन पे गंभीर आरोप है, गंभीर आईपीसी के आरोप जिनके ऊपर तय होने बाकी हैं। लेकिन इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या है, बेहतरी के लिए बता दीजिए कि अगर कोई ले लेते हैं। जी, बेहतरी के लिए बता दीजिए, ये तो थोड़ा सा राजनीति वाला हो जाता है कि हमारी पार्टी बेहतरी के लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा, लेकिन सांसद जी भाग गए, भाजपा के सांसद आए, मुझे कुछ उम्मीद लगी थी कि आज हो सकता है कि अच्छी डिबेट होगी, लेकिन देखिए भाग गए। अब चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाबदेही बनती है, जनता को तो जवाब देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश पुलिस की खुफिया तंत्र का कमजोर होना है। बॉर्डर स्कीम जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की नहीं हटेगी, आप उत्तर प्रदेश को एक अच्छी सुशासन व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। 500-600 किलोमीटर के जनपद से दूसरे जनपदों से लाके आपने जो पोस्टिंग दे रखी है निचले स्तर के सीईओ दरोगा और जो कर्मचारियों को, उसके कारण वो क्षेत्रीय वातावरण भौगोलिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ होते हैं, वहां के आपराधिक समीकरण से अनभिज्ञ होते हैं, वहां के राजनीतिक आपराधिक समीकरण से अनभिज्ञ होते हैं, क्षेत्रीय भाषा शैली से समस्या आती है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पता नहीं होता। और यही कारण है कि आप कानून व्यवस्था पे देखिए कि कानून अपराध घटने के बाद पुलिस पहुंच रही है। हमारे टाइम पे जब समाजवादी सरकार थी, रिस्पॉन्स टाइम तब भी स्थितियां ऐसी ही थी विवेक जी, और ऐसे ही आरोप लगा करते थे। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, मैं कह रहा हूं, मैं तो साबित कर रहा हूं। आप भी तो वही कर रहे हैं, अभी आप सत्ता पक्ष में आप आरोप लगा रहे हैं, लूट रहे हैं जी। यहाँ तो दरोगा एसएचओ लूट कर रहे हैं बाकायदा। मणिलाल पाटीदार का वसूली वाला प्रकरण सबके सामने है। आते हैं सर, आते हैं आपके पास। जी शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी आपने एक बात कही कि आप देखिए, जनता ने सरकार बदल दी है। अब सरकार वो नहीं जिस पर आप सवाल उठाते, अब सरकार वो है जिस पर आप सवाल नहीं उठाते। सवाल उठाना सर, सवाल उठाना हमारा काम है, और इसीलिए जनहित में इस मसले को रखा गया है ताकि हम सवाल उठा सकें। हाँ, तो मैं जिनको और अगर सवाल हम सच्चाई के साथ, हम किसी पक्ष और विपक्ष की तारीफ या उसके पक्ष में बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर सत्ता आपकी होती तो आप पर भी सवाल खड़े करते। बिल्कुल करना चाहिए। मैं वही इसी पे कह रहा हूँ कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, उन्होंने कहा कि शोहरत राय सांसद पाठक ने जो है आपने वहां पर बदतमीजी की और मुकदमा लिखा गया। बदतमीजी नहीं, अपहरण के मामले में उन पर मुकदमा लिखा गया, उनको उस तरह से जेल भेजा गया? नहीं भेजा गया। और वो क्यों गए उसमें? उनको क्या जरूरत थी जाने की? अब भाई आप एक सांसद हैं, आपकी एक गरिमा है, और आपने जेल भेजा उनको? नहीं भेजा। ये जो बातें जिस तरह की, देखिए सरकार जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो दिखाती नहीं है ना उस पर बात करती है। मसला ये है, अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखिए, नेता के नजरिए से या अधिकारी के नजरिए से या उसको सेवक के नजरिए से मत देखिए। अगर उसने अपराध किया है तो उसको उस नजरिए से देखिए। भाई आपने सीधे सीधे एक ऐसे व्यक्ति के लिए थाना पुलिस में, अगर जो हमारी सुरक्षा में लगा, जैसे पुलिस ने चांदी जो है चोरी की या लूट की, पुलिस ने की, अब खाकी वर्दी जो हमारी रक्षक है, अगर वो इस तरह का संदेश देती है, एक आम आदमी अगर शराब पीकर सड़क पर लौटता है तो एक दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन एक खाकी वर्दी में बैठा व्यक्ति शराब पीकर के सड़क पर बवाल मचाता है तो उसका एक अलग व्यवस्था है, उसकी एक तो लोग अलग उसके दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक उसी तरह से एक सांसद जो है चौराहे पर शराब पीकर जो है ड्रामेबाजी या बदतमीजी या अराजकता फैलाता है तो अलग देखा जाए, क्योंकि वो सांसद है, विधायक है।
बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कानून थोड़ा सा अगर आम नागरिक है उसे न्याय चाहिए, वो पीड़ित है, पीड़ित परिवार अगर एफआईआर दर्ज कराने जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसे न्याय नहीं मिलता, उल्टा उसे धमका दिया जाता है। जी पूरी कर लीजिए बात। आज भी थानों पर आम आदमी से ठीक से व्यवहार, अच्छा व्यवहार, सामान्य व्यवहार नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को अपने चौकी इंचार्जों से, अपने थानों से भागना पड़ता है। मुझे लगता है कि पुलिस में सुधार की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि वो अपने अधिकारियों को बताएं कि आप पुलिस की नौकरी में एक नौकरी कर रहे हैं, जनसेवक हैं, कम से कम लोगों को प्यार से, सम्मान से बोलिए, समझाइए, उनकी बातों को समझिए। कई बार थानों पर ऐसी सूचनाएं आती हैं जो बैठ करके जो है समझाया जा सकता है, लेकिन आप नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो इस बात का संज्ञान मुझे लगता है सूबे के मुखिया को जरूर लेना चाहिए। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अरुण अवस्थी का रुख कर लेते हैं। अरुण, अब जैसा कि आपने बताया इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हुई है, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो पीड़ित परिवार का क्या कुछ पक्ष निकलकर सामने आया इस गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल, चूंकि अभी ये प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 2 गिरफ्तारियां की गई और इनको जेल भेजा जाएगा। चूंकि जो पीड़ित परिवार है वो गांव में नहीं है और वो इस समय लखनऊ में है और उन तक पता नहीं अभी खबर ये उनको मिली भी है कि नहीं मिली है, लेकिन चूंकि जब ये मामला मीडिया की सुर्खियां बनी उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से जवाब आया उसमें यह बताया गया है इस मामले में 7 तारीख को एक विवाद हुआ था 2 परिवारों के बीच में और विवाद में मारपीट हुई थी और जिसकी एनसीआर दर्ज की गई थी और एनसीआर दर्ज होने के बाद में 1 गिरफ्तारी की थी शाम को और 1 गिरफ्तारी आज कर ली गई। अब इनको जेल भेजा जाएगा। हालांकि अगर पीड़ित परिवार की बात करें तो निश्चित रूप से पीड़ित परिवार इन गिरफ्तारियों से इत्तेफाक नहीं रखेगा, क्योंकि जिन दफाओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, एनसीआर में मुकदमा दर्ज हुआ, तो एनसीआर में सिर्फ अगर कार्रवाई होगी भी तो 151 की कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। 151 व्यक्ति को भेजा जाता है और एसडीएम उसको जमानत दे देते और घर आ जाता है, तो ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई नहीं है। निश्चित रूप से अगर इस पे कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हुई अगर देखा जाए, इस तरीके का मामला है। और साथ ही इस बिंदु को लेकर क्या कुछ जांच पड़ताल की जा रही है जो रेप का आरोप लगाया गया था पीड़ित परिवार की तरफ से? अगर बात करें तो जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा निश्चित रूप से इस पूरे मामले को नकार दिया गया है। रेप जैसी बात को स्वीकार कतई नहीं कर रहे। उनका साफ और स्पष्ट कहना है कि जो तहरीर महिलाओं के द्वारा, पीड़ित पक्ष की महिलाओं के द्वारा दी गई थी उसमें इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है। हाँ, ये बात सही है कि हो सकता है कि पुलिस ने दबाव में उस मामले को हटवा दिया हो, क्योंकि जब तक पीड़ित परिवार से बात नहीं होगी, उसका पक्ष नहीं आएगा, उसका पक्ष नहीं ले लिया जाता और उसके द्वारा ये बात सामने नहीं लाई जाती है कि आखिर रेप का प्रयास कब हुआ था और एक घटना कब की है। लेकिन ये बात सही है कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है ये आरोपों के घेरे में, इसके पहले भी उस पर आरोप लगे थे कि एक 11 साल की नाबालिग बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ था और उसके बाद उसने बच्चे को जन्म दिया था, उसके साथ भी ज्यादती हुई थी और उन आरोपियों का पक्ष भी इन्हीं थानेदार के द्वारा लिया गया। तो निश्चित रूप से ये आरोपों के घेरे में है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो आरोप बन रहे हैं वो पुष्ट भी हो रहा है, क्योंकि लगातार दूसरी घटना हो रही है और पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंच जाता है और जान देने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं जो थानेदार है, स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस का स्थानीय प्रशासन है, उसकी कार्रवाई सवालों को घेरे में रहती है और वो प्रशासन के दबाव में है, सत्ता के दबाव में है, इसीलिए वो इस तरीके की कार्रवाई नहीं करते हैं जो साफ स्पष्ट हो और पीड़ित पक्ष को लगे कि उसको न्याय मिल रहा है। बिल्कुल अरुण, देखा जाए तो इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिल रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शक की राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। गिरीश जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। गिरीश जी अपनी राय साझा कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने ये सब घटनाक्रम सुने हैं और इनका मैं भुक्तभोगी हूँ। तहसील हो, थाना हो, चौकी हो, वहाँ एप्लीकेशन लगाने से काम नहीं होता है, एप्लीकेशन के साथ पैसा देने से काम होता है। बिल्कुल, ये हकीकत है गिरीश जी, मुझे लगता है पैसा वहाँ लगता है। चौकी, थाना, अदालत सब जगह रेट फिक्स है। आपको लेखपाल से काम कराना है, कितना पैसा देना है, ठीक है, पैसे से न्याय मिलेगा पीड़ित को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए।
आपके पास आएंगे अरविंद जी। देखा जाए तो अब न्याय पैसे से मिलेगा। अपराध कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी का हो, लेकिन अब पैसे से ही न्याय मिलना पॉसिबल है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं, दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े थे। बिल्कुल, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि न्याय पैसे से ही मिलेगा, लेकिन इतना सच्चाई है कि अगर हमको पांडे जी को या आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो इतना पैसा लगेगा कि शायद हम लोग ना पहुंच पाए, और सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे खड़ा होकर के शायद हम लोग न्याय पा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना जो वकील पैसा लेते हैं, जो सिस्टम में जो सारी चीजें हैं, वो कोई जो है अपरिचित उससे नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, आदरणीय पांडे जी जो सपा के प्रवक्ता है, अच्छे प्रवक्ता है, बहुत तथ्यात्मक बात कहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो एडीआर की रिपोर्ट की बात की, तो आदरणीय पांडे जी आप ही की पार्टी के 45% सबसे अधिक दागी विधायक हैं। मैं एडीआर की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 35% भाजपा के, आपके सहयोगी आरएलडी के जो है 63% है, और जब सुभाषपा जब आपकी सहयोगी थी जो जीत करके आई है, उसके सबसे अधिक यूपी में 67% है, अपना दल के जो है 17% है। तो ये सभी लोगों की, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि ऐसे दागियों से बचे। केवल आप लोग आरोप लगा करके एक दूसरे पर अब अपने को जो है दूध का धुला नहीं कह सकते। पहली बिल्कुल, आदर्श शैलेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात आएंगे पंडित जी आपके पास आते हैं हम। हाँ, शैलेंद्र जी ने कही कि पुलिस सुधार को लेकर के, या फिर उन्होंने कहा कि जो कन्नौज के जो सांसद हैं उनको गिरफ्तार होने के बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, लेकिन मेरा मानना है कि गिरफ्तार हो या न हो, लेकिन जब यह मामला अदालत में जाएगा ना, तो मैं देखता हूं कि जो कानून की चक्की है, भले ही वो धीमी पिसती है, लेकिन बड़ी महीन पिसती है। और मैं देखा हूं कि इसी उत्तर प्रदेश में विधायक और सांसदों की सदस्यता तक चली गई है, जिनकी कभी जो है तूती बोलती थी। तो ये मान के चलिए कि देर सवेर जो है न्याय तो मिलता ही है। दूसरी चीज, आपने सही कहा कि पुलिस सुधार, पुलिस जो है किसी के हाथ की जो है कठपुतली न बने। बिल्कुल, पुलिस अभी भी कहा जाए तो मित्र पुलिस नहीं बन पाई है। विवेक जी, समय कम है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं आदरणीय अपने जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा देता हूं कि मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश सरकार लागू नहीं करती, बाकी 18 राज्यों ने अंशतःपूर्ण से इसको लागू किया है। एक अधिकारी निचले स्तर के कर्मचारी पे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन निचले स्तर का कर्मचारी जो है अधिकारी का भ्रष्टाचार उजागर नहीं कर सकता। इसीलिए उत्तर प्रदेश में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन नहीं किया गया है, तो इसको लागू करवा दीजिए। और दूसरी बात, जब आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाने की बात, चुनाव लड़ने की बात होती है, तो मोदी सरकार जाके केंद्र में हलफनामा दे देती है कि हम इसका पक्ष नहीं करेंगे, हम इसके समर्थन में नहीं है। तो मुझे लगता है अगर कानून सुप्रीम कोर्ट से उस दिन जजमेंट आ गया होता तो सारे राजनीतिक दल बाध्य हो गए होते, लेकिन मोदी सरकार ही इसके खिलाफ खड़ी है कि हम आजीवन प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। हलफनामा मोदी सरकार ने दायर किया। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो दे देगा वो सबके ऊपर बाध्य है। ठीक बात, ठीक है, बहुत तथ्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात को रखा है। समय इजाज़त नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण अवस्थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन जो बड़े बड़े दावे हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि सुदृढ़ है कानून व्यवस्था, लेकिन जो ये बानगी देखने को मिलती है, लगातार जो ये तस्वीरें सामने आती हैं, ये अपने आप कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं, क्योंकि कानून अब अभिशाप सा लगने लगा है, क्योंकि इंसाफ लोगों को मिलता नजर नहीं आता। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।